धन्यवाद। मैं अमरेंद्रनाथ मेहता, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र संस्कृत महाविद्यालय, पचपन डॉक्टोरी। आज मैं उपशास्त्री द्वितीय खंड के छात्रों को राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं उसके कार्य एवं अधिकार के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। छात्रों, आप यह जानते हैं कि भारतीय संघ के कार्यपालिका को प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में ही निहित होता है। भारत में संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। राष्ट्रपति उस कार्यपालिका का केवल औपचारिक प्रधान होता है, जबकि मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिमंडल कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। कार्यपालिका का प्रधान होने के नाते राष्ट्रपति के शक्तियों का प्रयोग उनके नाम पर कौन करते हैं? मंत्रीगण करते हैं। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता है। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की वही स्थिति प्राप्त है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट को। संविधान की धारा 74 के अनुसार राष्ट्रपति को अपने कार्य संचालन में सहायता एवं मंत्रणा देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, जिसका प्रधानमंत्री प्रधान होता है, जो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। संविधान की धारा 52 में यह कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्र का प्रधान होने के नाते उसे भारत का प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रथम नागरिक भी कहा जाता है। भारत में राष्ट्रपति पद के लिए वही व्यक्ति उम्मीदवार हो सकता है जो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु 35 वर्ष की हो, वह ऐसी समस्त योग्यताएं रखता हो जो भारतीय नागरिक के लिए लोकसभा सदस्य होने के लिए आवश्यक है। भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार या किसी स्थानीय अथवा अन्य अधिकारों के अधीन कोई लाभ के पद पर वह न हो। राष्ट्रपति होने के लिए यह आवश्यक है कि संसद के दोनों सदनों तथा राज्य के विधानमंडल का वह सदस्य नहीं। अगर विधानमंडलों का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित होता है तो जिस तिथि से वह राष्ट्रपति निर्वाचित होगा उसी तिथि से उसकी सदस्यता का अंत उस सदन से हो जाएगा। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने दिनों का होता है? जब कोई पदाधिकारी, कोई राष्ट्रपति जब काम करता है तो उसका कार्यकाल निश्चित होता है। तो हमारे संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों के लिए होता है। इस अवधि में यदि राष्ट्रपति चाहे तो वह त्यागपत्र भी दे सकता है, या उसकी मृत्यु हो जाती हो या उसे महाभियोग के द्वारा पदच्युत किया जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति का चुनाव पुनः 5 वर्षों के लिए होता है। अब प्रश्न उठता है कि उसके निर्वाचन की क्या पद्धति है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल के द्वारा होता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। संसद या विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य निर्वाचक मंडल के सदस्य नहीं हो सकते। जहाँ तक संभव होता है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में भिन्न भिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व एक पैमाने से होता है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह कि संसद एवं प्रत्येक राज्य की विधानसभा का प्रत्येक सदस्य इस निर्वाचन में जनसंख्या के आधार पर मतदान करता है।
प्रत्येक सदस्य की संख्या जितनी होती है उसकी मत संख्या निम्न प्रकार से तय की जाती है। पहला, राज्य की जनसंख्या में विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग दिया जाता है और जो भागफल प्राप्त होता है उसमें पुनः 1000 से भाग दिया जाता है। अब जो भागफल प्राप्त होता है उतना ही मत उस राज्य की विधानसभा के प्रत्येक सदस्य को देने का अधिकार होता है। यदि शेष भाजक से आधा या आधे से अधिक होता है तो एक मत जोड़ दिया जाता है और यदि शेष भाजक या भाजक या से क्षमा करें, यदि शेष भाजक से कम होता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं जोड़ा जाता है। इस प्रकार जब समस्त राज्यों के मतों की संख्या प्राप्त हो जाने पर उन सब के योग को दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर जो संख्या प्राप्त होता है वह संसद के प्रत्येक सदस्य की मत संख्या होती है। यहाँ भी अपूर्ण संख्या जो आधे से एक ज़्यादा है को एक माना जाएगा और उससे जो कम है आधा से उसे छोड़ दिया जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है। कहने का तात्पर्य यह कि प्रत्येक मतदाता मत पत्र पर अपनी इच्छानुसार 1, 2, 3, 4 लिखकर अपना पसंद व्यक्त करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर कोई मतभेद या संशय या आपत्ति हो तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में प्रतिवेदित किया जा सकता है। अब प्रश्न उठता है, ये तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, अब ऐसा भी होता है कि राष्ट्रपति अगर संविधान की धारा के अनुसार नहीं काम करता है तो उसे पद से हटाया भी जा सकता है। उसकी क्या प्रक्रिया है? तो महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाया भी जा सकता है। राष्ट्रपति अपने कार्यकाल में उपराष्ट्रपति को संबोधित कर उस पर अपना हस्ताक्षर कर अपना त्यागपत्र दे सकता है। संविधान का उल्लंघन करने अथवा उसकी धाराओं के विरुद्ध आचरण करने पर राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा कार्यमुक्त भी किया जा सकता है। इसके लिए संसद का कोई भी सदन उस पर महाभियोग के प्रस्ताव की सूचना 14 दिन पूर्व ही देगा और उस सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का उस पर हस्ताक्षर होना चाहिए। एक सदन से जब वह पास हो जाता है तो वह दूसरे सदन में विचारार्थ रखा जाता है। राष्ट्रपति को स्वयं उपस्थित होकर जांच के दौरान अपना प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने का भी अधिकार होता है। वह अपनी तरफ से अपना मंतव्य दे सकता है अपने बारे में कि उसे हटाना उचित है या नहीं। यदि सदन 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित कर देता है कि नहीं, राष्ट्रपति का हटना जरूरी है, वह अपने कर्तव्य का पालन में असफल रहा है, तो राष्ट्रपति को ऐसी स्थिति में त्यागपत्र देना पड़ता है। अब देश का सर्वोच्च पद पर आसीन है वह राष्ट्र का प्रथम नागरिक है राष्ट्रपति।
वो 5 साल तक अपने पद पर बना रहता है। इस अवधि में प्रश्न उठता है कि उसकी क्या वेतन और भत्ता। राष्ट्रपति को वर्तमान में प्रत्येक माह 5 लाख रुपया वेतन मिलता है। इतना ही नहीं, इसके अलावे उसको रहने के लिए आवास भी मिलता है। आप लोग जानते हैं, जिस आवास में वो रहता है उसे राष्ट्रपति भवन कहा जाता है। इस आवास में रहने के लिए उसे किसी भी प्रकार का कोई किराया नहीं देना पड़ता है। राष्ट्रपति को संसद के द्वारा निर्धारित भत्ता भी दिया जाता है। इतना ही नहीं, जब वो अपनी कार्यकाल पूरा कर लेता है, रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद उसे पेंशन भी पाने का अधिकार है। परंतु यह भी वर्णित है कि अपने कार्यकाल में कोई भी लाभ का पद वह ग्रहण नहीं कर सकता। जब तक वह कार्यकाल में बना रहता है, अपने कार्यकाल की अवधि में उसके वेतन, भत्ता आदि को किसी भी प्रकार से घटाया नहीं जा सकता। अब जब राष्ट्रपति जब निर्वाचन हो जाता है तो अपना कार्यकाल ग्रहण करने से पूर्व उसे शपथ लेना पड़ता है। वह भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष ईश्वर की शपथ ग्रहण करके एक प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करता है, जिसमें वह प्रतिज्ञा करता है कि वह श्रद्धापूर्वक अपने कर्तव्यों को पूरा करने एवं संविधान का पालन और जनता के हित का साधन के हक में काम करने का शपथ लेता है। राष्ट्रपति को कुछ मुक्तियां भी प्रदान की गई हैं। राष्ट्रपति चूँकि भारत के संविधान के केंद्र बिंदु होता है, इस कारण उसे व्यक्तिगत उन्मुक्ति तथा सार्वजनिक शक्ति भी प्राप्त है। शासन संबंधी कार्यों के लिए उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में किसी भी प्रकार का मुकदमा नहीं किया जा सकता है और न ही उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। जब राष्ट्रपति का निर्वाचन हो गया, शपथ ग्रहण हो गया, तो अब प्रश्न उठता है कि आखिर उसके अधिकार और कार्य क्या है। आइए हम इस बिंदु पर प्रकाश डालते हैं। राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य निम्न प्रकार से। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति चूँकि भारतीय संघ का प्रधान है, इस नाते उसे अनेक अधिकार और शक्तियां संविधान द्वारा प्रदत्त है। पहला, कार्यपालिका संबंधी अधिकार। दूसरा, व्यवस्थापन संबंधी अधिकार। तीसरा, वित्तीय अधिकार। चौथा, न्यायिक अधिकार। पांचवा, राज्यों के संबंध में शक्तियां। और छठा, संकटकालीन शक्तियां। आइए इस पर हम इनके अधिकारों के पर थोड़ी चर्चा कर लें। पहला है कार्यपालिका संबंधी अधिकार। जैसा कि मैंने कहा है, तो राष्ट्रपति शासन के विभिन्न अंगों का क्या करता है, आवश्यक कड़ी के रूप में जोड़ता है। उसे शासन संबंधी बातों की जानकारी मांगने तथा मंत्रियों के बीच शासन संबंधी कार्यों के वितरण के लिए आवश्यक नियम बनाने का भी अधिकार है। वह प्रधानमंत्री के परामर्श से राय में मशविरा कर अनुमंत्रियों, राज्यपालों, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, महान्यायवादी, नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक आदि की
वह नियुक्ति करता है। दूसरा अधिकार जिसकी मैंने चर्चा की है वह है व्यवस्थापन संबंधी अधिकार। राष्ट्रपति चूंकि संसद का अभिन्न अंग होता है, इसलिए उसे संसद का सत्र को बुलाना और उसका सत्रावसान करने का भी अधिकार प्राप्त है। वह दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुला सकता है। उसे राज्यसभा में 12 सदस्य एवं लोकसभा में 2 आंग सदस्यों का नियुक्ति का भी अधिकार प्राप्त है। वैसी स्थिति में जब संसद का अधिवेशन नहीं चल रहा होता है, उस समय राष्ट्रपति अध्यादेश किसी भी विषय पर लाने का उस समय राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर अध्यादेश लाने का अधिकार प्राप्त होता है। तीसरी स्थिति उसकी वित्तीय स्थिति है। कोई भी धन विधेयक बिना राष्ट्रपति की अनुमति के संसद में पेश नहीं हो सकता। सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट राष्ट्रपति की ओर से संसद के समक्ष रखा जाता है। राष्ट्रपति की अनुमति के बिना कोई भी पूरक, अतिरिक्त तथा अन्य मांग पेश नहीं किया जा सकता है। जब भी पूरक, अनुपूरक तथा अन्य मांग पेश किया जाएगा, इसके लिए राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक है। राष्ट्रपति भारत के आकस्मिक खर्च के लिए संसद की स्वीकृति के पूर्व ही धनराशि प्रदान कर सकता है। कोई भी धन विधेयक राष्ट्रपति के अनुमति के बिना संसद में पेश नहीं किया जाता है। चौथा है न्यायिक अधिकार। राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए अपराधी को क्षमा कर सकता है। वह किसी अपराधी के दंड को में कमी कर सकता है अथवा उसमें उसकी सजा में वह परिवर्तन कर सकता है। परंतु यह वर्णित है कि इन अधिकारों का प्रयोग वह तभी कर सकता है जब ऐसे अपराधी को दंड सैनिक न्यायालय द्वारा दिया गया हो या वो केंद्रीय कार्यपालिका क्षेत्र के अंतर्गत आता है अथवा जिस अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया है। वैसी ही स्थिति में राष्ट्रपति को इस प्रकार के न्यायिक अधिकार प्राप्त है। पांचवा है राज्यों के संबंध में सख्त। राज्य के राज्यपालों और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यदि अगर कोई राज्य निम्न विषयों पर अधिनियम बनाना चाहता हो, उसे किसी राज्य को ऐसा लगता हो कि कुछ खास विषयों पर हमें अधिनियम बनाना है, तो इसके लिए उस अधिनियम बनाने से पहले उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। किस प्रकार का यह अधिनियम बना सकता है राज्य? तो राज्य द्वारा संपत्ति प्राप्ति करने के लिए, अर्थात यूँ कहें कि राज्य संपत्ति प्राप्त करने के लिए अगर किसी प्रकार का अधिनियम बनाना चाहता है तो इसके लिए उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी होती है। राज्य के अंदर या दूसरों राज्यों के साथ व्यापार आदि पर अगर कोई राज्य प्रतिबंध लगाना चाहता है तो इसके लिए भी उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति लेना पड़ता है।
राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही वह इन विधेयकों को विधानसभा में ला सकता है, अन्यथा नहीं। छठा आता है प्रश्न कि क्या इन सब के अतिरिक्त और भी उन्हें अधिकार हैं? तो एक और महत्वपूर्ण अधिकार उन्हें संकटकालीन अधिकार या संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई। राष्ट्रपति को अगर ऐसा विश्वास हो जाए कि भारत अथवा उसके किसी भाग की सुरक्षा को बाहरी आक्रमण, युद्ध और आंतरिक संकट उत्पन्न हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वह आपातकाल की घोषणा कर सकता है। दूसरे राज्यों की संवैधानिक व्यवस्था विफल होने पर उसे संकटकालीन शक्तियां प्राप्त हैं और आर्थिक या वित्तीय संकट आने पर भी उसे संकटकालीन अधिकार प्राप्त होता है। जब देश की आर्थिक स्थिति की व्यवस्था में गड़बड़ी होने लगती है, आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगता है या वित्तीय संकट उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को संकटकालीन शक्तियां प्रदान की गई। निष्कर्ष रूप में इतना देखने के बाद, उनके अधिकार और कर्तव्यों पर हम गौर करने के बाद निष्कर्ष रूप में कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के सारे अधिकारों का बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त है। इन राष्ट्रपति बहुत ही महत्वपूर्ण पद है और वह वास्तविक रूप से राष्ट्राध्यक्ष होता है, परंतु इतना होने के बावजूद भी हम यह कहते हैं कि राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होते हुए भी भारतीय शासन व्यवस्था का एक प्रमुख स्तंभ होता है। जय हिंद, जय भारत।